एक बार इमेजिन करो, कल सुबह इंडिया के सबसे बड़े पोर्ट्स रुक जाएं और जो एयरपोर्ट्स हैं वो बंद हो जाएं और जो पावर सप्लाई है उसमें डिस्टरबेंस आ जाए और जो फ्यूचर के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं वो स्लो हो जाए। तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक कंपनी पर नहीं बल्कि पूरी एक इकोनॉमी पर पड़ेगा। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई सारे एसेट्स सिर्फ एक ही बिजनेस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। Bloomberg Billionaires Index. Now, Gautam Adani's net worth rose to $92.6 billion. Yes, tycoon Gautam Adani, who's now become Asia's richest person as a sustained rally in shares of his ports to energy conglomerate lifted his net worth. Adani has become the richest person in India and Asia according to the latest billionaire rankings. आज गौतम अडानी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है बल्कि वो इंडिया के लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में से एक को लीड करते हैं। When we acquired ACC and Ambuja Cement for around $10.5 billion, the largest acquisition we have ever made. दोस्तों, एक वक्त था जब गौतम अडानी अहमदाबाद की सड़कों पर स्कूटर चलाकर बिजनेस डील क्लोज किया करते थे और आज का दिन है कि उनका जो ग्रुप है वो लाखों करोड़ों रुपए के एसेट्स मैनेज करता है और उनका ग्रुप इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये नहीं है कि अडानी कितने अमीर हैं। तो दोस्तों, सवाल ये है कि एक छोटे से कमोडिटी ट्रेडर ने आखिर ऐसा क्या देखा जो बाकी लोग नहीं देख पाए और क्या वाकई में मिस्टर गौतम अडानी इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ पर बेट लगा रहे हैं। आज के इस बिजनेस केस स्टडी में आज हम मिस्टर गौतम अडानी की पूरी जर्नी को डिकोड करेंगे। दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस के डेटा से हमें ये पता चला है कि जो 70% व्यूअर्स हैं वो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन हमारी वीडियो को देखकर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल। अहमदाबाद की गुजराती जैन फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है और उनका नाम था मिस्टर गौतम अडानी। वो शांतिलाल और शांताबेन अडानी के 8 बच्चों में से 7th चाइल्ड थे। फैमिली कोई ज्यादा अमीर और रईस नहीं थी, एक मिडिल क्लास फैमिली थी। लेकिन जो मिस्टर गौतम अडानी जी के फादर थे वो टेक्सटाइल और कमोडिटी ट्रेडिंग के बिजनेस से जुड़े हुए थे। देखिए, उस वक्त गौतम अडानी जी के घर में बिजनेस का एनवायरमेंट तो था लेकिन कोई इंडस्ट्रियल एम्पायर नहीं था। 1970s का इंडिया आज के इंडिया से बिल्कुल अलग था। ना कोई स्टार्टअप का क्रेज था और ना ही कोई $1 बिलियन कंपनीज की बातें हुआ करती थी। देखिए, उस वक्त देश की इकोनॉमी काफी स्लो चल रही थी और उस वक्त में किसी आम आदमी के लिए बिजनेस स्टार्ट करना और उस बिजनेस को स्केल करना आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त में हर काम के लिए गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती थी। चाहे आपको प्रोडक्शन बढ़ाना हो, चाहे आपको कोई नई फैक्ट्री लगानी हो या फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना हो। और उस वक्त इस पूरे सिस्टम को लाइसेंस राज कहा जाता था। उस वक्त में आम आदमी यानी कि मिडिल क्लास फैमिलीज के जो सपने थे वो काफी ज्यादा लिमिटेड थे। एक स्टेबल नौकरी मिल जाए और घर चल जाए, बस। ज्यादातर लोगों की यही सोच हुआ करती थी। और इसी माहौल में मिस्टर गौतम अडानी बड़े हो रहे थे और उधर उनके बड़े भाई अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट करके अपने फैमिली बिजनेस में लग चुके थे। और यहीं से ही उनके दिमाग में एक अनकन्वेंशनल थॉट आता है, अगर एंड में बिजनेस ही करना है तो क्लासरूम के बजाय क्यों ना मार्केट से सीखा जाए। अक्सर 16 साल की उम्र में बच्चे अपने स्कूल की एग्जाम की टेंशन लेते हैं, लेकिन उस वक्त 16 साल की एज में मिस्टर गौतम अडानी ने कुछ अलग ही डिसाइड कर रखा था। उन्होंने उसी वक्त अहमदाबाद को छोड़ दिया और एक लोकल ट्रेन की एक 3rd क्लास टिकट ली और वो पहुंच गए मुंबई। उनके पास ना ही कोई MBA था और ना ही कोई वो बिजनेस स्कूल से पढ़े हुए थे और ना ही कोई रिच कनेक्शंस थे। लेकिन 1970s के टाइम पर जो मुंबई का डायमंड मार्केट हुआ करता था वो बड़ा ही रूथलेस इकोसिस्टम था और यहाँ पर कोई मार्कशीट नहीं चलती थी। यहाँ पर केवल नेगोशिएशन और ट्रस्ट चलता था। ईयर 1979 में मिस्टर गौतम अडानी मुंबई की धनजी स्ट्रीट पर खड़े हुए थे और यहीं पर उन्होंने अपनी पहली डायमंड बिजनेस की डील क्लोज की थी। और ये डील कोई फाइनेंशियली बहुत बड़ी डील नहीं थी। पहली बार गौतम अडानी ने ये प्रूव किया कि मैं इंडिपेंडेंटली पैसे कमा सकता हूँ। डायमंड ट्रेडिंग के बिजनेस ने गौतम अडानी को ये 3 स्किल सिखाए। नंबर 1 नेगोशिएशन, नंबर 2 ट्रेडिंग साइकोलॉजी और नंबर 3 मार्केट इंस्टीट्यूशन। लेकिन दोस्तों, कुछ ही सालों बाद उन्हें एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आता है। देखिए, होता क्या है, उनके जो बड़े भाई थे उन्होंने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक फैक्ट्री खरीदी थी और उन्होंने मिस्टर गौतम अडानी को कॉल किया और कहा कि आपको अहमदाबाद आना होगा। तो मिस्टर गौतम अडानी मुंबई से वापस अहमदाबाद के लिए निकल पड़े और मुंबई से वापस अहमदाबाद जाना यही मिस्टर गौतम अडानी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। देखिए, फैक्ट्री को ज्वाइन करते ही मिस्टर गौतम अडानी ने फैक्ट्री के अंदर एक पैटर्न नोटिस किया। प्रॉब्लम फैक्ट्री में नहीं थी, प्रॉब्लम थी फैक्ट्री के सप्लाई चेन में और वो प्रॉब्लम थी रॉ मटेरियल की शॉर्टेज। और ये प्रॉब्लम सिर्फ उनकी फैक्ट्री में नहीं थी बल्कि हजारों मैन्युफैक्चरर यही सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। मिस्टर गौतम अडानी जी ने ये नोटिस किया कि इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, फैक्ट्रीज भी हैं, बायर्स भी हैं,
लेकिन फिर भी रॉ मटेरियल उन तक नहीं पहुंच रहा है। और इसी वक्त 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज थी इनको लिबरलाइज किया। ज्यादातर लोगों ने इसको सिर्फ एक पॉलिसी अपडेट समझा, लेकिन मिस्टर गौतम अडानी के लिए ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना शुरू किया और जो फैक्ट्रीज थी उनको सप्लाई करने लगे। अब ईयर 1986 में अदानी एसोसिएट्स और अदानी एजेंसी स्टैब्लिश होती हैं। इनका बिजनेस था प्लास्टिक्स का, मेटल्स का और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग का। ये कोई $1 बिलियन एम्पायर तो नहीं था, लेकिन यही एक ब्लूप्रिंट थी। ईयर 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ। जो लाइसेंस राज था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था और जो प्राइवेट सेक्टर था उसके लिए नए दरवाजे खुल रहे थे। और उस वक्त क्या था, जो इंपोर्ट मार्जिन्स थे वो कम होने लगे थे। तो अदानी जी ने क्या किया, उन्होंने इधर एक्सपोर्ट बिजनेस को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया और फिर लॉन्च होता है अदानी एक्सपोर्ट्स। और इस मोमेंट पर मिस्टर गौतम अदानी एक ट्रेडर से एक नेशनल बिजनेसमैन बन रहे थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब सवाल ये था कि मिस्टर गौतम अदानी जी ने ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज को देखा जो बाकी लोग मार्केट में नहीं देख पाए। लेकिन 1990s के टाइम पर इंडिया तेजी से बदल रहा था। उस वक्त नई फैक्ट्रीज खुल रही थी और लोग पहले से ज्यादा चीजें खरीदने लगे थे। एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे थे और जो फॉरेन कंपनीज थी वो इंडिया की ओर देखना स्टार्ट कर रही थी। ऊपर से देखे तो सब कुछ पॉजिटिव लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि इंडिया फाइनली ग्रोथ की तरफ कदम बढ़ा रहा था। लेकिन इस ग्रोथ स्टोरी के पीछे एक ऐसी प्रॉब्लम छिपी हुई थी जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। देखिए उस वक्त क्या था, इंडिया प्रोडक्ट तो बना रहा था लेकिन उस प्रोडक्ट को एफिशिएंटली मूव नहीं कर पा रहा था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। मान लो गुजरात की किसी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बना, अब उस प्रोडक्ट को पोर्ट तक पहुंचने में काफी सारे दिन लग जाते थे और प्रोडक्ट पोर्ट तक पहुंच भी जाता तो तब भी दिक्कत खत्म नहीं होती थी। उस प्रोडक्ट को वहीं पर इंतजार करना पड़ता था और उसकी वजह से शिप्स को भी रुकना पड़ता था और लोडिंग में डिले होता था और जो पेपर वर्क था वो भी स्लो था और जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी पुराना था। और इसका नतीजा ये था कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहा था लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी से इंडिया अभी काफी ज्यादा पीछे था। 1990s के इंडिया में पोर्ट्स इकोनॉमी का सबसे वीक लिंक बन चुके थे। पोर्ट्स पर प्रेशर बहुत ज्यादा था लेकिन कैपेसिटी कम थी, मशीन्स पुरानी थी, ट्रैफिक ज्यादा था और काम धीरे धीरे होता था। कई बार एक शिप को अपना कार्गो लोड या अनलोड करने के लिए कई दिन तक वेट करना पड़ता था। देखिए बिजनेस की दुनिया में टाइम ही पैसा होता है, टाइम इज इक्वल मनी, यानी कि जितना ज्यादा वेट करेंगे और जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ही ज्यादा पैसा खर्च होगा। और शिपिंग कंपनीज के लिए उस वक्त ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी और इसी वजह से कई सारी बड़ी कंट्रीज इंडिया के साथ ट्रेड करने में हेजिटेशन दिखाती थी और इंडिया को इसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट चुकानी पड़ती थी। देश ग्रोथ तो कर रहा था लेकिन उस देश को सपोर्ट करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे रह रहा था। उस वक्त सब लोग प्रोडक्ट का पीछा कर रहे थे, कोई सीमेंट में था, कोई टेक्सटाइल में था और कोई किसी और बिजनेस में था। उस वक्त कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहा था, लेकिन गौतम अडानी जी कुछ अलग ही सोच रहे थे। उन्होंने सोचा कि आने वाले सालों में इंडिया और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेगा और जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोडक्शन होगा उसको मूव करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जरूरत होगी। लेकिन उनके दिमाग में फिर एक सवाल आता है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में तो ग्रोथ करेगा लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग से जो माल बनेगा उसको मूव कैसे करेगा। देखिए ये सवाल बहुत ही ज्यादा सिंपल था लेकिन इस सवाल ने सब कुछ बदल दिया। जहां पर बाकी लोग तो प्रोडक्ट देख रहे थे वहीं पर मिस्टर गौतम अडानी प्रोडक्ट के पीछे छुपी हुई प्रॉब्लम को देख रहे थे। देखिए जो पोर्ट्स होते हैं वो बोरिंग लगते हैं, जो शिप्स होती हैं और जो लॉजिस्टिक्स होते हैं ये बोरिंग लगते हैं, लेकिन मिस्टर गौतम अडानी ने समझा कि इकोनॉमी की बैकबोन यही सेक्टर है। अगर पोर्ट स्ट्रांग होगा तो ट्रेड स्ट्रांग होगा, अगर लॉजिस्टिक स्ट्रांग होगा तो बिजनेस स्ट्रांग होंगे और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा तो पूरी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बिजनेस नहीं होता है लेकिन ये हजारों बिजनेस को चलाता है और यही इनसाइट गौतम अडानी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। कि 1990s के वक्त में गुजरात का जो कोस्ट रीजन था वहां पर एक जगह थी और उसका नाम था मुद्रा। यह जगह उस समय सुनसान, पिछड़ी हुई और लगभग डेजर्ट की तरह यानी कि रेगिस्तान की तरह थी। ज्यादातर लोगों को उस जगह में कोई खास फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मिस्टर गौतम अडानी ने कुछ खास देखा। उन्होंने सोचा कि ये जो लोकेशन है ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और फ्यूचर में यहाँ से ट्रेड स्टार्ट किया जा सकता है। यहाँ पर एक्सपेंशन की बहुत ही ज्यादा स्पेस है और यहाँ पर एक बड़ा पोर्ट एस्टेब्लिश किया जा सकता है। देखिए अडानी सिर्फ पोर्ट नहीं बनाना चाहते थे, वो एक पूरा इकोसिस्टम बनाना चाहते थे। उन्होंने समझा कि पोर्ट अकेला काम नहीं करता है, पोर्ट के साथ रेल चाहिए, रेल के साथ पावर चाहिए और पावर के साथ इंडस्ट्रीज चाहिए और जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसेज भी चाहिए। हर सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए अडानी जी ने प्रॉब्लम को अलग अलग पीसेज में नहीं देखा बल्कि उन्होंने इसको एक चेन के रूप में देखा।
और बाद में इसी सोच ने पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, पावर, ट्रांसमिशन और एयरपोर्ट जैसे बिजनेसेस को एक पावरफुल इकोसिस्टम में बदल दिया। तो अब सवाल यह है कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज थी जिनकी वजह से मिस्टर गौतम अडानी एक ट्रेडर से एक इंफ्रास्ट्रक्चर किंग बन पाए। 1990s में हजारों ट्रेडर्स थे, सब कमोडिटीज खरीदते थे और बेचते थे, सब प्रॉफिट कमा रहे थे, लेकिन आज उन ट्रेडर्स का नाम लगभग कोई नहीं जानता है। और उन्हीं ट्रेडर्स में से एक आदमी आज पोर्ट चलाता है, पावर प्लांट्स चलाता है और ट्रांसमिशन लाइन्स चलाता है, एयरपोर्ट्स चलाता है और डेटा सेंटर्स बना रहा है। और सवाल यह है कि एक कमोडिटी ट्रेडर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एम्पायर कैसे बना सकता है, या उनके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज थी जो बाकी लोगों को नहीं दिख रही थी। देखिए, ज्यादातर ट्रेडर्स की सोच सिंपल होती है, सस्ता खरीदो, महंगा बेचो और प्रॉफिट कमाओ। लेकिन मिस्टर गौतम अडानी ने ट्रेडिंग को अपनी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं माना। उन्होंने ट्रेडिंग को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का टूल बना दिया। हर डील के साथ उन्हें मार्केट के अंदर चल रही असली प्रॉब्लम्स दिखने लगी। कोल कहां से आता है, पोर्ट्स में बोटलनेक्स कहां हैं, लॉजिस्टिक्स कहां स्लो हैं, एनर्जी डिमांड किस डायरेक्शन में बढ़ रही है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहां से हो रही है। ट्रेडिंग उनके लिए सिर्फ पैसा कमाने का बिजनेस नहीं था, ट्रेडिंग उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क था। और इसी इंटेलिजेंस ने उन्हें वो फ्यूचर दिखाया जो ज्यादातर लोग नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने देखा कि इंडिया की ग्रोथ को रोकने वाली प्रॉब्लम्स को ढूंढो और उन्हें सोल्व करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर ओन करो। जब ज्यादा बिजनेसमैन प्रोडक्ट के पीछे भाग रहे थे, तब अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे भाग रहे थे, क्योंकि प्रोडक्ट और कंपनीज बदलती रहती हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कई डिकेड्स तक इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। एयरपोर्ट बन गया तो हर एयरलाइन यूज करेगी, और ट्रांसमिशन लाइन बन गई तो हर पावर प्रोड्यूसर यूज करेगा, और डेटा सेंटर्स बन गए तो हर डिजिटल कंपनी यूज करेगी। अडानी किसी एक कंपनी पर बेट नहीं लगा रहे थे, वो पूरी इंडियन इकोनॉमी पर बेट लगा रहे थे। और यही अडानी ग्रुप की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी थी, इनक्यूबेशन। ज्यादातर बिजनेस ग्रुप्स एक ही कंपनी बनाते हैं और पूरी जिंदगी उसी को बड़ा करते हैं, लेकिन अडानी ने अलग मॉडल बनाया। पहले एक सेक्टर में एंट्री ली, और जब बिजनेस स्ट्रॉन्ग हो गया तो उसे इंडिपेंडेंट कंपनी बना दिया। फिर अलग सेक्टर में एंट्री किया, फिर ट्रेडिंग से पोर्ट आए, और फिर पोर्ट से लॉजिस्टिक, और लॉजिस्टिक से पावर, और पावर से फिर ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन से रिन्यूएबल एनर्जी, और आज रिन्यूएबल एनर्जी से ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन और डेटा सेंटर्स। हर नया बिजनेस पुराने बिजनेस को और मजबूत बना रहा था। धीरे धीरे अलग अलग कंपनीज नहीं, बल्कि एक पूरा इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम तैयार हो रहा था। 1991 में जब गौतम अडानी अपना बिजनेस एक्सपेंड करना शुरू कर रहे थे, तब शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि एक दिन वही आदमी इंडिया के सबसे बड़े पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और डेटा सेंटर्स के पीछे होगा। उस वक्त बस एक ही ट्रेडर था, एक ऐसा ट्रेडर जो कमोडिटीज खरीदता था, बेचता था और मार्केट को समझने की कोशिश करता था। लेकिन बाकी ट्रेडर्स और गौतम अडानी में एक फर्क था। जहाँ ज्यादातर लोग आज का प्रॉफिट देख रहे थे, वहाँ गौतम अडानी कल की अपॉर्चुनिटीज देख रहे थे। और शायद इसी वजह से आज उनकी कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की कहानी नहीं है, ये इंडिया की कहानी भी है। एक ऐसे देश की कहानी जो लाइसेंस राज के दौर से निकलकर दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज में शामिल हो गया। एक ऐसा देश जहाँ पर हर साल लाखों लोग मिडिल क्लास में एंटर कर रहे हैं, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, और जहां पर डिजिटल इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है, जहां एनर्जी डिमांड हर साल नए रिकॉर्ड्स बना रही है, और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पहले से ही कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी बदलते हुए इंडिया के बीच अडानी अपनी सबसे बड़ी बेट्स लगा रहा है, पोर्ट्स पर, एयरपोर्ट्स पर, रिन्यूएबल एनर्जी पर और ग्रीन हाइड्रोजन पर और डेटा सेंटर्स पर, क्योंकि उनका मानना है कि अगले कई सालों में ग्रोथ सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर से आएगी। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, क्या अडानी ग्रुप वाकई में इंडिया की नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरी का मेजर पिलर बना पाएगा? फिर कंपटीशन, रेगुलेशंस और डेट एग्जीक्यूशन चैलेंजेस उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट साबित होंगे? इसका जवाब आज किसी के पास भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, जब भी फ्यूचर में इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन की बात होगी, उस कन्वर्सेशन में गौतम अडानी जी का नाम इग्नोर करना मुश्किल होगा। क्योंकि कुछ लोग बिजनेसेस बनाते हैं, कुछ लोग इंडस्ट्रीज बनाते हैं, और कुछ लोग पूरे इकोसिस्टम्स बनाने की कोशिश करते हैं। हर कोई ग्रोथ देख रहा था, लेकिन मिस्टर अडानी ग्रोथ को पॉसिबल बनाने वाले सिस्टम्स देख रहे थे। हर कोई प्रोडक्ट देख रहा था, लेकिन गौतम अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहा था। तो शायद इसीलिए एक कमोडिटी ट्रेडर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट बनने तक का सफर पॉसिबल हो पाया।